आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है क्या, वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट चैप्टर है हमारा, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या होता है और इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो हमने 2-3 एग्जांपल्स में देख लिया था। जैसे वो वाला जो एग्जांपल किया था हमने, कौन सा, पेंसिल को पानी के अंदर डिप करके जो देखा था, ठीक है, वो वाला एग्जांपल हो गया। या फिर ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था हमने, जिसमें एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से जाती है, ठीक है, और फिर इस तरीके से बाहर निकलती है। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अच्छा, आप लोगों की कॉपी में मैंने चेक किया है, कुछ लोगों ने ना ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको ऐसे भी करके बनाया हुआ है, तो ध्यान रखना कि नॉर्मल मत बना देना बस, ठीक है। मतलब इस सरफेस के ऊपर आपने नॉर्मल या फिर नॉर्मल से इस तरफ मत निकालना, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना बस। इतना है कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल पे चली जाए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो नॉर्मल पे कब जाएगी, अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल से ही आ रही होगी तभी वो नॉर्मल पे जाएगी। बात समझ में आ रही है, अभी क्लियर हो रहा है। और इससे इधर तो कभी नहीं आएगी भाई, नॉर्मल से अगर आप ऐसे करके बना रहे हो कि नहीं ये ऐसे करके ट्रैवल कर रही है तो ये कभी नहीं होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ठीक है, और जब ये आपका रेयर मीडियम था, ये आपका डेंसर मीडियम है, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में वापस जाएगी रे ऑफ लाइट तो फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें हमने अब तक पढ़ ली हैं, ठीक है। नाउ अब हमको ये समझना है, हमने ये देख लिया कि रिफ्रैक्शन के टाइम पे रे ऑफ लाइट क्या करती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स दी नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, और उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, जब रे ऑफ लाइट फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज हैं, उस लॉज को ज़रा समझते हैं। जैसे जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, क्या, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane, lie in the same plane। अच्छा, अब ये किस प्लेन की बात चल रही है, ये मैंने आपको रिफ्लेक्शन के टाइम पे अच्छे से समझाया था कि इस प्लेन का मतलब क्या हुआ। प्लेन का मतलब होता है जो भी वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बन रहा है, पर्टिकुलरली सिर्फ उसी के अंदर। मतलब एक बार के लिए मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई प्लेन है, अगर ये कोई प्लेन है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इंसिडेंट रे बनाई है ऐसे करके, मान लो ये कोई प्लेन हो गया, ये जो फर्स्ट पेज आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे है और तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना वो भी इसी प्लेन पे होगी। ये है वो प्लेन, ये जो पेपर दिख रहा है ना ये वो प्लेन है जिस प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं, कि अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे है तो नॉर्मल भी इसी पे होगी और रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे भी इसी प्लेन पे ही होगी। बात समझ में आ रही है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका इस वाले प्लेन पे इंसिडेंट रे हो और किसी दूसरे प्लेन पे आप रिफ्रैक्टेड रे बना रहे हो, ये दूसरा प्लेन हो गया, ठीक है। इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन पे, फिर यहाँ पे एक लाइन खींच दो, दूसरा मीडियम दिखा दो, और फिर रिफ्रैक्टेड रे भी इसी प्लेन पे आ जाएगी। तो प्लेन का मीनिंग याद है, जब मैंने वो पढ़ाया था क्या, रिफ्लेक्शन वाला, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझाया था
ठीक है, प्लेन का मतलब समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो पहला आपका रूल है ना, ये तो जो रिफ्लेक्शन में था सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। और जो दूसरा रूल है वो इम्पॉर्टेंट है, वो क्या बोलता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction, sine of angle of refraction is always constant, for given pair of medium, given pair of media and given color of light, given color of light। समझ में आ रहा है अभी? अब जरा ये जो सेकंड लॉ है ना, इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्नेल्स लॉ, ठीक है। इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब क्या है कि अगर आप जैसे मान लो दो मीडियम है, ये जो सेकंड वाला लॉ है ना, इसको अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है भाई। देखो ये क्या बोलता है, जैसे मान लो ये इसके ऊपर ये कोई मीडियम 1 है, ये कोई मीडियम 1 हो गया, और इसके नीचे में ये कोई मीडियम 2 है। मतलब मान लो ऊपर में एयर मीडियम है और नीचे में ग्लास या फिर वाटर, कोई फिर दूसरा मीडियम मान लो, ठीक है। तो आपको ये पता है, अच्छा इस सरफेस को मैं थोड़ा बड़ा करके ले रहा हूँ, ठीक है। हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ से ये रे ऑफ लाइट आई और यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इस रे ऑफ लाइट को इस तरीके से जाना चाहिए था आगे अपनी, अगर वो स्ट्रेट लाइन पे चलती तो, बट क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको मान लो कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। रेयर मतलब जैसे एयर मीडियम मान लो, और डेंसर में आप ग्लास या फिर कोई भी दूसरा मीडियम मान सकते हो, जैसे ग्लास हो गया फिर वाटर हो गया। तो आपको पता है कि जब रेयर से डेंसर में जाएगी रे ऑफ लाइट, तो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल गिर जाएगी, अपने पाथ पे ना जा करके टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है अभी? नाउ अब यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे ये आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और मैं इसको 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस किन दो लाइंस के बीच में बनेगा? आप बताओ, किन दो रेज के बीच में बनेगा? बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आ गई यहाँ पे? आप बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल। ध्यान रखना कि चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, चाहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, और चाहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, दीज एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल टू दी कंसर्न रे ऑफ लाइट। अच्छा, तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। जब आप रेशियो फाइंड करोगे, अच्छा साइन जो है ना, साइन पता क्या हुआ इसमें? ये साइन जो हुआ ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, क्लास 10th में है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, है नहीं? जब आप ऐसे करके लिखोगे साइन एंगल आई, पूरा नाम लिखोगे तो ई भी आएगा, ठीक है। तो ऐसा अभी ये साइन ऑफ एंगल I1 और साइन ऑफ एंगल R1, तो यहाँ पे इसका रेशियो निकल गया। समझ में आ गया अभी? साइन क्या है? एक रेशियो है ये, मतलब साइन जो है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज आते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। तो उसमें से जो पहला कौन है वो साइन है।
अलग अलग एंगल्स पे इनकी वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे ये अगर मेरे पास कैलकुलेटर भी है ना, जो ये वाला कैलकुलेटर है, जो ये इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होता है ना, इसमें देखो यहाँ पे लिखा भी होता है साइन कॉस 10, ठीक है। उसका अगर आप साइन 60 निकालोगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, साइन 45 वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। तो मतलब ये समझ, अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि ये एक रेशियो है, ठीक है, जिसकी वजह से मान लो अगर कोई डिफरेंट एंगल पे वैल्यूज़ अलग अलग आती हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपने साइन आई अपॉन साइन आर लिख लिया। इसका मान लो आंसर कुछ भी आ रहा होगा, लेट सपोज आपका ये आ रहा होगा, ये हम लोग एक बार के लिए म्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? म्यू। बात समझ में आ रही है? अभी हमने म्यू मान लिया, ये कोई एक वो मान लिया कि भाई अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है, ठीक है। अब एक दूसरी कंडीशन लो, सेम इसी, यही मीडियम है, यही दो मीडियम है, लेकिन अब जो रे ऑफ लाइट है वो थोड़ी सी और टिल्ट हो गई है, इससे ज़्यादा टिल्ट है ये, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गई और यहाँ पे आपने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये है एंगल I2, एंगल I2, ठीक है। अच्छा, रे ऑफ लाइट ने जाना कैसे था? इस तरीके से आगे जाती है रे ऑफ लाइट, अगर वो स्ट्रेट लाइन चलती तो ऐसे करके चलती, लेकिन जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो वो फिर इस तरीके से निकलेगी। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, ये मैं लिख रहा हूँ एंगल R2, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी? नाउ अब अगर आप इस केस में रेशियो निकालोगे किसका? साइन ऑफ एंगल I2 अपॉन साइन ऑफ एंगल R2, तो आंसर क्या आएगा? क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? देखो, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए फिर? क्या आना चाहिए? अरे म्यू आना चाहिए ना। अगर ऊपर वाले का आंसर म्यू आ गया है तो नीचे वाले का आंसर क्या आएगा? म्यू आएगा। अगर बाई चांस मैं यहाँ पे कोई तीसरी कंडीशन बनाता हूँ इसके बाद, तो उसमें भी साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर का रेशियो क्या कितना आना चाहिए? म्यू आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यही चीज़ ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि अब आप एक बार अगर आपने दो मीडियम्स का ये कांस्टेंट निकाल लिया है ना अगर, तो अब आप एंगल कितना भी चेंज करते रहो उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी अपने आप चेंज होता हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक कांस्टेंट आपको प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रहा है अभी? समझ में आ गया अभी? ठीक है। इसका मतलब अगर आपने इस एंगल को थोड़ा और बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ एंगल आई, जो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, और साइन ऑफ एंगल आर, वो रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब यही जो आपका पूरा आ रहा है, ये जो पूरा लॉ है, इसको हम लोग सेल्स लॉ बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है, ये वाला जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है, चाहे किसी भी मीडियम का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ध्यान रखना कि यहाँ पे दोनों चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इस चीज़ को समझो ज़रा। अगर मैंने बोला फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इसका मतलब क्या हुआ? अभी यहाँ पे मीडियम, मान लो यहाँ पे ये जो पहला मीडियम था ये एयर था, और जो दूसरा मीडियम है इसको मैंने वाटर मान लिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कौन कौन से दो मीडियम माने हमने? एयर एंड वाटर। इसमें से रेयरर कौन सा है? एयर आपका रेयरर है, और डेंसर कौन सा है? वाटर। समझ में आ रहा है अभी? नाउ अब यहाँ पे उन्होंने बोला फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इन दोनों में से कोई एक भी अगर चेंज कर दिया या फिर दोनों चेंज कर दिए ना, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट किसके बीच में आ रहा है? एयर और वाटर के लिए आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ग्लास रख दोगे तो यहाँ पे आपका सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये रिफ्रैक्शन एंगल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अगर आपने पेयर ऑफ मीडिया अगर चेंज कर दिया है तो कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा।
और दूसरी चीज़ किसके लिए, फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट। आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट्स होती है ना उनकी स्पीड अलग अलग होती है। तो मान लो अगर मैंने ये वाइट लाइट ली थी, ठीक है, सेम पेयर आपने एयर और वाटर रख लिया मान लो, ठीक है, सेम पेयर रखा हुआ है आपने एयर एंड वाटर, बट पहले आपने अगर वाइट लाइट ली, फिर आप बोलोगे नहीं अब मैं येलो लाइट से चेक करूँगा, तो फिर कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए दो कंडीशंस हैं। व्हाट आर दी दोज टू कंडीशंस, गिवन पेयर ऑफ मीडिया सेम होना चाहिए एंड गिवन कलर ऑफ लाइट। ये दो कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं ये। टू अप्लाई स्नेल्स लॉ दीज आर टू स्पेसिफिक कंडीशंस विच मस्ट बी अप्लाइड। कौन कौन सी, गिवन पेयर ऑफ मीडिया सेम होना चाहिए, पेयर ऑफ मीडिया सेम होना चाहिए, तभी आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कांस्टेंट आ रहा है वो मिलेगा आपको, और दूसरा गिवन कलर ऑफ लाइट होना चाहिए। अगर आपने कलर ऑफ लाइट चेंज किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पेयर ऑफ मीडिया चेंज कर दिया तो तभी भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें समझ में आ गई अभी तक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो इन्होंने दे रखा है ना, अच्छा अभी आपको ये समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। दिस कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट फ्रॉम स्नेल्स लॉ is known as refractive index। समझ में आ गया कि ये जो कांस्टेंट था ना, जो ऊपर जो कांस्टेंट आया है, यही कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने के लिए आपको पता लग गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी फाउंड बाय टू मेथड्स, एक बाय द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ angle of incidence and angle of refraction। समझ में आ रहा है अभी। और दूसरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय द हेल्प ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। क्या, बाय द help of speed of light in given mediums। इतना समझ में आ रहा है। जैसे अच्छा, इससे पहले भी आपने कोई ऐसी चीज़ अभी तक हमने पढ़ी जिसमें एक ही चीज़ के दो अलग अलग फॉर्मूलाज हो? इससे पहले कोई चैप्टर जिसमें आपने ये चीज़ पढ़ी हो? इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूलाज थे, एच डैश अपॉन एच और माइनस वी अपॉन यू। समझ में आ रहा है? सेम वैसी ही सीन यहाँ पे भी है कि यहाँ पे अगर आप साइन आई अपॉन साइन आर करोगे या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम करोगे तभी भी यही आएगा। समझ में आ रही बात अभी? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपकी बुक में इस तरीके से करके डिनोट किया हुआ है, या फिर इसको एन बोल दो या फिर नीटा बोल दो, ठीक है। वैसे एन ही है, स्मॉल एन, ठीक है। तो स्मॉल एन की फॉर्म से आपको उन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अच्छा, इसको रीड करने का भी एक अलग तरीका है। जैसे ये अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है ना, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लो अगर ये इस तरीके से लिखा था FN21 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कैसे रीड करेंगे इसको?
refractive index of second medium with respect to first medium. और अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है N21 लिखा हुआ है, सॉरी N12, अगर ये 1-2 लिखा हुआ है तब कैसे इसको रीड करेंगे? बताओ फिर कैसे रीड करेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium. ठीक है. नाउ अब हम लोग आते हैं, ये जो सेकंड वाला, अभी ऊपर वाला आपने ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का फर्स्ट मेथड तो आपने अच्छे से देख लिया है. अब जरा हम लोग इसको देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे जरा. ठीक है. नाउ हाँ, ये चीज़ करवा दी है मैंने. ठीक है. जैसे ये देखो कि अगर आपके पास दो अलग अलग, जैसे ये कोई एक सरफेस हो गई और इसके ऊपर आपका है मीडियम 1, यह है मीडियम 1 और यह है मीडियम 2. ठीक है. और मैंने आपको कहा कि ये एक इंसिडेंट रे आ रही है और ये आपका नॉर्मल हो गया. ठीक है. और ये इंसिडेंट रे आपकी इस तरीके से जा रही है. मुझे ये सबसे पहले ये बताओ, क्या मीडियम 2 रेयर है, डेंसर है? मीडियम 2 रेयर है, डेंसर है? डेंसर है. क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है. अभी इतना समझ में आ रहा है ना अभी? ठीक है. अच्छा, जब रे ऑफ लाइट इस मीडियम में चल रही थी, मान लो एयर में जब रे ऑफ लाइट चल रही होगी तो उसकी अपनी एक स्पीड रही होगी. ठीक है. तो हम लोग उसको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मान लेते हैं. ठीक है. जिस भी स्पीड से यहाँ से वो चल रही थी तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और ये जिस स्पीड से चल रही है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. ठीक है. मतलब यहाँ पे जब रे ऑफ लाइट चल रही है मीडियम 1 में तो उसकी अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड रही होगी. ठीक है. जैसे मतलब रे ऑफ लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है, वैक्यूम या फिर एयर में? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, हाँ भाई, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बात समझ में आ रही है? इसका मतलब पता क्या हुआ? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने मीटर्स इन 1 सेकेंड. इसका मतलब अगर आप ये इतने किलोमीटर्स इन 1 सेकेंड, कितने किलोमीटर्स हैं ये? 300,000 किलोमीटर्स इन 1 सेकेंड. ये है स्पीड ऑफ लाइट. कि लाइट जो है वो 1 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है. समझ में आ रही बात अभी? खैर, हम लोग वापस उसी चीज़ पे आते हैं. अभी हम लोग क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे, किसके लिए? फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट मीडियम 1 में जब चल रही है तो वो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और रे ऑफ लाइट जब मीडियम 2 में चल रही है जिस भी स्पीड से, वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. तो मान लो अगर हमको फाइंड करना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम
2। समझ में आ गया अभी? क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अगर हम लोग इसका उल्टा कर दें, अगर हमको ये फाइंड करना हो कि ये चीज़ कब होगी, मतलब N12 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो ये तब हो जाएगा आपका, कैसे लिखोगे इसको? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ ये आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा ये चीज़, अच्छा पहले ये समझो कि ये कब होगा। ये तब होगा कि अगर कोई, मान लो ये है सेम, हम लोग अगर ले लेते हैं कि ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2 है। ऐसा भी तो हो सकता है कि रे ऑफ लाइट इस मीडियम से चलते हुए आ रही हो इस तरीके से। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस मीडियम से रे ऑफ लाइट चलते हुए आ रही हो। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, रे ऑफ लाइट को इस तरीके से जाना चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए था। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको फर्स्ट वाली कंडीशन से आपको ये पता है कि मीडियम 2 आपका डेंसर है और मीडियम 1 रेयरर है, तो मुझे ये बताओ कि अब जब ये रे ऑफ लाइट मीडियम 2 से 1 में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी या टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगी? हाँ भाई आप बताओ। सर अवे फ्रॉम नॉर्मल। आप बताओगे? आप बताओ। है मीडियम 2 से रे ऑफ लाइट जा रही है मीडियम 1 में, और आपको ये पता है कि मीडियम 2 जो है वो डेंसर है। हाँ आप बताओ। अवे, वेरी गुड। तो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो ये इस तरीके से चली जाएगी। तो आप देखोगे कि मान लो अगर ये सेम इसी पाथ पे अगर जाती ना तो वापस इसी पाथ पे वो रिफ्रैक्ट हो जाती। इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मीडियम भी बोल सकते हो आप, कि जिस पाथ से ये गई है यहाँ पे इधर आ गया, लेकिन अगर बाई चांस अगर रे ऑफ लाइट इधर से जाती ना तो वापस वो सेम पाथ को फॉलो करती। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी? तो ऐसा। अब यहाँ पे इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट रही होगी, ठीक है, उसको हमने ऊपर लिख दिया। फिर यहाँ पे जो इसकी स्पीड ऑफ लाइट रही होगी, ये साइन गलत हो गया है, ये वाला साइन ऐसे करके आएगा। अच्छा यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं अभी? है, इसके बाद है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एक बार, हाँ अब हम लोग जरा देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो समझो ज़रा। अभी तक हमने ये देखा है, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और ये जो अभी तक हमने पढ़ा है इसमें डिफरेंस को पहले समझ लो क्या है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो अभी तक जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे, ये क्या लिखा हुआ है? ये भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी तक जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे वो आप किन्हीं भी दो मीडियम्स के बीच में फाइंड कर सकते हो बाय द नॉलेज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम्स, इन दोज पर्टिकुलर मीडियम्स। ठीक है, अगर कोई भी दो मीडियम्स दे रखे हैं, मान लो आपको एयर और वाटर दे रखा है और आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी है और एयर में कितनी है, तो ये रहा फॉर्मूला, निकाल दोगे इससे। अगर मान लो कि दो अलग अलग मीडियम, एक वाटर होगा और एक ग्लास हो गया, और आपको बोला कि नहीं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो भी आप इस तरीके से करके निकाल दोगे, क्योंकि भाई मीडियम 1 ग्लास मान लो, मीडियम 2 वाटर मान लो। ठीक है, या फिर अगर बोल दिया कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास फाइंड करना है तो दूसरा लगा लो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अभी तक जो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस देखे, या फिर कोई दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता था कि साइन आई अपॉन साइन आर, अगर आपको एंगल्स मिल जाए तब। तो अभी तक जो आपने देखा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था फॉर एनी टू मीडियम, मतलब वो कोई से भी दो मीडियम हो जाए। बात समझ में आ रही है अभी? लेकिन
वो फिर आपको हर एक अलग अलग मीडियम का आपको अलग अलग फाइंड करके रखना पड़ेगा कि इन दो का पेयर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आएगा, इन दो का पेयर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आएगा। समझ में आ रहा है? अभी कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो नहीं हो रहा है अभी। तो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये जो उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी है उसको समहाउ स्टैंडर्डाइज कर रहा है। कैसे इनसे स्टैंडर्डाइज कर रहा है कि इसमें एक मीडियम उन्होंने मान लिया एयर या फिर वैक्यूम। बात समझ में आ रही है? अभी तक आपके दो अलग अलग मीडियम्स हो रहे थे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम क्या हो गया है, एयर या फिर वैक्यूम, और दूसरा मीडियम आप कोई सा भी ले लो। जो दूसरा मीडियम आप लोगे, जब आप उसको विद रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड करोगे, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मान लो अगर मुझे ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा वो, मतलब स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये तो होगा। ऐसे अगर मान लो आपको वाटर का निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम। समझ में आ गया अभी? ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है कि जब आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to air, with respect to air or vacuum, is known as absolute refractive index. Absolute refractive इंडेक्स। ये समझ में आ गया अभी तक? ये समझ में आ गया। इसका मतलब अच्छा, अब अगर बाई चांस मान लो, अगर मैं अब इसको लिखेंगे कैसे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मान लो वाटर लिखना है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आगे लिख दिया W। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अच्छा, ये स्टैंडर्डाइज कैसे हो रहा है अब, क्योंकि अगर आपने सब चीज़ों का विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम निकाल दिया तो आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी कि कौन सा मीडियम कितना डेंस है। मान लो अगर कोई एयर और एयर के कंपैरिजन में अगर मान लो उसका 2 आ रहा है या फिर मतलब 1.5 आ रहा है और किसी का 1.7 आ रहा है, तो ज़्यादा डेंसर कौन है, 1.7 वाला है। अब ज़रूरी नहीं कि आप उन दोनों को ही आपस में करो तभी आपको पता चलेगा। आपको अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका पता चल गया है तो आप किन्हीं भी दो मीडियम को आप ये बोल सकते हो कि उनमें से कौन सा ज़्यादा डेंसर है, कौन सा रेयर है, बाय द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी का किसके रिस्पेक्ट में फाइंड हो रहा है, एयर या फिर वैक्यूम। अभी तक समझ में आ गया? समझ में आया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पे आपको ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम जो है वो कितना होता है हमेशा, वो हमेशा 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकंड में। और फिर यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर मान लो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट अगर हमको फाइंड करना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो सीधे सीधे क्या हो जाता, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर मान लो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड फाइंड करना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन
डायमंड। समझ में आ गया अभी? ठीक है, तो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी समझ में आ गया है कि कैसे होता है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक चीज़ ये लिख सकते हो आप कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल्स टू c अपॉन वेलोसिटी इन दैट मीडियम, या फिर जो भी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, ये छोटा सा करके मैंने लिख दिया अगर आप चाहो, बट वही है, ये तभी याद रहेगा जब आपने पूरा अच्छे से समझा हुआ होगा। ठीक है, c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और v क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर कोई भी एक मीडियम हमने जो लिया होगा। ठीक है, नाउ इसके बाद अब आप ये देखो कि आपकी बुक में ना ये एक टेबल है, ये एक टेबल दे रखी है ना पूरी। अब इस टेबल में पता क्या है? इस टेबल में देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडिया, तो इसमें क्या दे रखा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं। बात समझ में आ रही है अभी? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अगर आपको दे रखे हैं तो इसका मतलब वो इसकी हेल्प से आपसे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है, सुनाओ अब जरा हम लोग एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इसके ऊपर ना। न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना मैथ्स का चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर टाइम रहा तो, वैसे मुझे लग नहीं रहा है, कल पढ़ेंगे फिर मैथ्स। ठीक है, अभी के लिए एक छोटा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जरा मुझे ये बताओ, अभी तक सब चीज़ें समझ में आ रखी हैं पहले है? कहीं पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सब बढ़िया? आपको भी क्लियर हो रखा है? सब समझ में आ रखा है? बेटा एक बार ना इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये नई नई चीज़ें हैं ना। ठीक है, और आप जितने रिपीटेड रिविजन्स कर सकते हो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये वर्ड्स दिमाग में फिट होने चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है, स्नेल्स लॉ हो गया, ठीक है, वो जो सेंटेंस है ना, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, वो प्रॉपर सेंटेंसेस होने चाहिए दिमाग में फिट। आंसर राइटिंग में तभी आएंगे। ठीक है ना, ज़रा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ज़रा। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। ठीक है, क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल मतलब मैं एक्सरसाइज जो ये क्वेश्चंस है ना, इधर क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं ना, इसका मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दे क्या रखा है। आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो। देखो लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो आपको क्या चीज़ दे रखी है? सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, किसका? वो भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। आगे पढ़ो उसको। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? क्वेश्चन क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट आपको फाइंड करनी है ग्लास में। ठीक है, अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस मच, 3 × 10⁸। तो अब आप बताओ, आपको मैंने क्या कहा था? एब्सोल्यूट, ये जो ग्लास का दे रखा है ना, ये क्या दे रखा होगा आपको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऐसे ही दे दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज दिस मच, इसका मतलब कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, या फिर इसको हम लोग ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 1.5। और हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? तो C अपॉन V, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही होता है। C क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। तो C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 1.5, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमने यहाँ पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको दे रखा है 3 × 10⁸ अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब आप सिंपली क्या करो, इसको यहाँ से यहाँ पे और इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका क्या? स्पीड ऑफ
लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 30 हो जाएगा, ठीक है। अरे नहीं ना, सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है ना, 30 को 15 से डिवाइड करो, 2 आ जाएगा। इससे आप इसको 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हो, तो कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये आ गया आपका आंसर। देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, कैसे लिखोगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी बताओ कोई डाउट है क्या इसमें? है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो? आप बताओ अभिगेल, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? हो जाएंगे? आप बताओ सृष्टि, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? ठीक है। और किसी को कहीं पे कोई डाउट लग रहा है इसमें कहीं पे? 5 मिनट में हो गया दादा ये वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करना है क्या? डायमंड के साथ है कुछ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज दिस मच, मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको बोल रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 और आपसे पूछ रहा है व्हाट इट्स मीनिंग, व्हाट इज इट मीन्स। इसका मीनिंग क्या है ना? तो देखो आपको ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर 1.5 था तो उसका मीनिंग यहाँ पे क्या आ रहा था? यहाँ पे उसका मीनिंग क्या आ रहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगा उसको आप मतलब उसको कैसे फाइंड करोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, मतलब उतने टाइम्स कम कर दे रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसे ही अगर स्पीड ऑफ लाइट आपको किस में चाहिए? डायमंड में चाहिए, तो आप 3 × 10⁸ को किससे डिवाइड कर दोगे? जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये तो है इसका मीनिंग, ठीक है। इसका मीनिंग आप सीधे सीधे ये बोलोगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल्स टू कितना? 3 × 10⁸ अपॉन 2.42। बात समझ में आ रही है अभी तक? ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा आंसर। अब इसका मतलब अगर हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? डायमंड का। ये जो 2.42 अगर आप टेबल में देखोगे ना, जो टेबल आपको दे रखा है, तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? डायमंड का है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब आप स्पीड ऑफ लाइट को हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करोगे टू गेट द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, और वी कैन से कि डायमंड में स्पीड फाइंड करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? लोवेस्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज लोवेस्ट। क्योंकि जो भी आपके बुक में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं उसमें हाईएस्ट कितना है? 2.42 जो कि डायमंड का है। और आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम कैसे फाइंड करते हैं हम लोग कि 3 × 10⁸ को डिवाइड करना है उसके उस पर्टिकुलर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो वो अगर हाईएस्ट है, जो भी आपके पास अलग अलग मीडियम से उसमें अगर हाईएस्ट है, तो इसका मतलब कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? लोवेस्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है अभी?